हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई लगभग बढ़िया तो चल रही होगी। तो हम इस समय ला रहे हैं आपके लिए हिंदी साहित्य और भाषा खंड की हमने बात की थी पहले वीडियो में आपकी। फिर दूसरे वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात की, कैसी चीज़ें हैं, कौन सी रचना पहली है, क्या चीज़ें हैं। तो वो वीडियो आप पिछली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा और उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। तो प्लेलिस्ट में ही चले जाएगा, नहीं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि शुक्ल जी ने जो है 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा था, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में। और उसके हिसाब से हम और वर्गीकरण यहाँ पर थोड़ा सा कर लेंगे कि हमें पढ़ने में आसानी रहे और हमें ये सीक्वेंस पता चल जाए कि हमें पढ़ना कैसे है। और पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक टॉपिक आपको बताएंगे यहाँ से। अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो जहाँ भी किसी भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है वहाँ आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे। जो भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगभग आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हिंदी साहित्य आपकी यहाँ से कंप्लीट होगी, क्योंकि लगभग हमने जब यूट्यूब पे देखा तो क्रम वाइज किसी ने नहीं पढ़ाया था, तो ये हम क्रम में लेके आएंगे आपके लिए। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। पहली वीडियो लगभग थोड़े बहुत लोगों ने पसंद की थी, वैसे आप लोग पसंद तो करते नहीं हैं और ना ही ज़्यादा व्यूज आते हैं। देखिए, आप लोग कभी भी व्यूज और सब्सक्राइबर देख के मत जज करिए, क्योंकि किसी की भी शुरुआत जो है शून्य से होती है। तो शून्य से शुरू करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अब व्यूज़ देख के मत जाइए, थोड़ा सा आप कंटेंट पे अगर ध्यान देंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों को चीज़ें यहाँ से हमारी मिल जाएंगी। और साहित्य को हम यहाँ से कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे हिंदी साहित्य का। अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देंगे, कोई कहानी नहीं बताएंगे, वन लाइनर अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी क्वेश्चन जहाँ भी पूछे गए हिंदी साहित्य से, तो सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ से करा देंगे। और भाषा खंड भी हम पढ़ेंगे, भाषा खंड छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहले हम साहित्य खंड को कंप्लीट करेंगे, फिर हम भाषा खंड पे आएंगे। तो इस चीज़ का विश्वास रखिएगा कि चीज़ें आपको यहाँ से कंप्लीट मिलेगी। और लगभग जहाँ तक आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है हमारे KVS में, हिंदी को हमने हिंदी ही केवल चलाई थी, तो अगर हिंदी पढ़ा होगा तो वहाँ से 100% क्वेश्चन आपके फंसे थे एकदम उदाहरण के साथ में। तो चलिए हम यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल बार आ रहा है हमारे इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का कालक्रम। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने पूरा डिटेल देख लिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे, गारसा दातासी ने कौन सी रचना की थी, इस सारी चीज़ों को देखा था। शुक्ल जी के हिसाब से सब कुछ देख लिया था। और आज हम देखेंगे हमको इस साहित्य खंड में पढ़ना क्या है। तो इन चारों कालों में हमारा पूरा साहित्य घूमता है। आधुनिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इन चारों चीज़ों में पूरा साहित्य हमारा घूमता है। अगर हम इसको सारा पढ़ लेते हैं, हमारा साहित्य कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के कालक्रम या वर्गीकरण को। हम यहाँ पूरा वर्गीकरण समझेंगे, फिर एक एक टॉपिक उठाकर एक एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने लिखा है, आप देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन को। ओके, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय, विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय, ये याद रखिएगा, विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। ओके, अब देखिए हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। समय सीमा हम बता देते हैं। देखिए, आदिकाल की समय सीमा आपकी जो बुक में लिखी हुई है नॉर्मली, वो 650 से 1350 है, लेकिन आपका जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है 1050 से 1350। और ये जो कालक्रम बताया ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ही है। ये जो इसका ये सन है अधिकतर यही आपका पूछा जाता है। वैसे हमने पिछले वीडियो में शुक्ल जी के हिसाब से, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था, यहाँ पर आपको उन्होंने आदिकाल बताया था 1050 से 1375 बताया था। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से भी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो अगर वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि शुक्ल जी के हिसाब से क्या है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से भी सन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो माना जाता है यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं कि आदिकाल का समय सीमा आपका क्या है, 1050 से 1350। देखिए, जैसे कि हमने 650 यहाँ लिखा, 650 भी लिखा होता है बुक में। अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल। तो इसकी समय सीमा क्या है? 1350 से 1650 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो 1650 से 1850। और आधुनिक काल को बात करें तो 1850 से अब तक का। अब कहते हैं कि देखिए, आदिकाल को तो बहुत सारे नामों से जानते हैं, तो हम लगभग यहाँ पर एक ही नाम जानते हैं, वीरगाथा काल। ओके, वीरगाथा काल। तो नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है वीरों की गाथाएं गाई गई थी। आदिकाल में वीरों की गाथाएं गाई गई थी। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और पूर्व मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था? भक्तिकाल इसको कहते हैं, भक्तिकाल कहते हैं। और इसी भक्तिकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी बात करेंगे। तो पहले हम नाम जान लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीतिकाल कहते हैं, और जो आधुनिक काल है इसे कहते हैं गद्यकाल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं एक एक काल पे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे आदिकाल की। तो आदिकाल को हमने देखा, इसकी समय सीमा हमने क्या देखी, 650 या 1050 से 1350 ईस्वी तक है, और इसे वीरगाथा काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रासो साहित्य की प्रधानता है। इन रासो साहित्य लिखा गया है जो वीर रस से पूर्ण रचना मानी जाती है। यहाँ पर वीरों की गाथाएं गाई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आदिकाल की एक प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। तो वहाँ पर क्या हुआ है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के पराक्रम को वहाँ पर उन्होंने उसकी चर्चा की है, उनकी प्रशंसा की है। तो एक एक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। तो आदिकाल हम जैसे पहले आदिकाल पढ़ेंगे, फिर पूर्व मध्यकाल, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आदिकाल को बहुत सारे नामों से जाना गया है। आप देखते होंगे चारण काल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत काल और वीरगाथा काल तो हमने लिखा है। इस सभी चीज़ों को हम पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे जब आदिकाल पढ़ेंगे कि किसने कौन सा नामकरण किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आदिकाल को देखा, इसकी समय सीमा देखा, इसे देखा कि वीरगाथा काल कहते हैं। और यहाँ पर जो है रासो साहित्य लिखा गया है जो वीर रस से पूर्ण रचना होती है हमारी, और श्रृंगार की भी बात की गई है यहाँ पर। तो सारी चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे पर्टिकुलर एक एक वीडियो तो जानेंगे, यहाँ कालक्रम में उतना डिटेल में हम नहीं जानेंगे। तो ये आदिकाल आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। अब भक्ति काल क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यहाँ पर लिख दें, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, ये याद रखिए। और भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा है, आप देख रहे होंगे, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। ठीक है, तो निर्गुण शाखा में और सगुण शाखा में हमने भक्ति काल को बांटा है, दो भागों में बांटा है। और जो निर्गुण शाखा है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। एक लोग ज्ञान के उसमें है आश्रय में और एक लोग प्रेम के आश्रय में है। तो ज्ञानाश्रयी में संत काव्य आता है जिसमें कबीरदास जी आपके आ जाते हैं। ठीक है, कबीरदास जी आएंगे इसमें। और जो हम बात करेंगे कि प्रेमाश्रय में सूफी काव्य आता है, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पद्मावत। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो निर्गुण शाखा थी इसमें इसको दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और ज्ञानाश्रयी में क्या था, संत काव्य। यहाँ पर कबीरदास जी आए थे, इनकी रचना कौन सी है, साखी शबद रमैनी। लिख देते हैं यहाँ पर, साखी शबद रमैनी। और इसका संग्रह किसमें किया गया है, बीजक में संग्रह किया गया है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को। तो हमने क्या देखा कि जो निर्गुण शाखा थी इसको हमने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में बांटा गया। ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्य, और प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्य। तो संत काव्य में कौन से आ गए, कबीरदास जी आ गए। और सूफी काव्य में आएंगे जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। एक मूवी भी आई थी पद्मावती, तो आपने देखी होगी, पद्मावत देखी होगी। तो ये पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है, सूफी काव्य। अब हम बात करेंगे सगुण शाखा की। तो सगुण शाखा को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी में आपके आ जाएंगे कौन, तुलसीदास जी आएंगे। तुलसीदास जी आएंगे क्योंकि इन्होंने राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन किसमें किया है, श्री रामचरितमानस में किया है। श्री रामचरितमानस में पूरा वर्णन कर दिया है राम जी के चरित्र का। तो इसलिए तुलसीदास जी को हम रामाश्रयी शाखा में लेंगे और कृष्णाश्रयी शाखा में हम लेंगे सूरदास जी को। ठीक है, वैसे हमें देखने को इनके कितने दोहे मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं। ठीक है, और लगभग 10,000 दोहे देखने को मिलते हैं, लेकिन लगभग इन्होंने 1 लाख लगभग या 1 लाख से ऊपर तक दोहे लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इतना जानने को आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दिया गया है कि वैसे देखने को तो आपके 10,000 मिलते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर इन्होंने लिखे हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा में। निर्गुण शाखा को दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में कौन आ जाते हैं, संत काव्य आते हैं, और प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य आते हैं। तो संत काव्य में कबीरदास जी आएंगे, सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी जी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब बात करेंगे सगुण शाखा की। तो इसको हमने दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी में क्या है, तुलसीदास जी आएंगे जिन्होंने श्री रामचरितमानस का पूरे चरित्र का राम जी के वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी आएंगे। और कृष्णाश्रयी शाखा में आएंगे सूरदास। तो इन्होंने ये कृष्ण भक्त थे, इन्होंने लगभग 10,000 दोहे इनके देखने को मिलते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर तक दोहे हैं इनके। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
अब हम आते हैं उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल पे, ये आपका छोटा सा है, तो इसमें आते हैं बिहारी जी रीतिकाल में। और इनकी एक रचना थी बिहारी सतसई, ये इंपॉर्टेंट बनती है आपकी बिहारी सतसई, ये पूछा भी जाता है। और इन्होंने लगभग 700 दोहे लिखे हैं, बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें 700 दोहे इनके आते हैं। ठीक है, 700 दोहे आते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग 700 दोहे, लगभग यहाँ लिख देते हैं, लगभग कन्फर्म नहीं है, लगभग। ठीक है, तो हमने देखा उत्तर मध्यकाल, तो हमने इसका कालक्रम क्या देखा, 1650 से 1850, और इसे रीतिकाल भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत आते हैं बिहारी जी, तो ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं बिहारी जी, और बिहारी जी ने क्या लिखा था, बिहारी सतसई, और लगभग इनके 700 दोहे हमें जानने में मिलते हैं, जानकारी में मिलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आते हैं आधुनिक काल पे। आधुनिक काल का जो समय सीमा आपका था 1850 ईस्वी से अब तक, और इसे हम कहते हैं गद्य काल। ठीक है, अब आधुनिक काल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। ठीक है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग आएगा। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी, और द्विवेदी युग की है 1900 से 1920 ईस्वी, और 1920 से 1936 से छायावाद युग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम देखते हैं छायावादोत्तर युग में कौन कौन सा आता है। छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का समय जो, ठीक है, जो छायावाद के बाद का जो समय है, उत्तर मतलब बाद में और पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो ये दोनों जो युग हैं आपके छायावाद के पहले के हैं, और ये जो तीनों युग हैं आपके, ये किसके, छायावाद के बाद के हैं। तो छायावाद के बाद में कौन कौन से आएंगे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो 1936 से 1943 में प्रगतिवाद आ जाएगा, 1943 से 1951 में प्रयोगवाद आ जाएगा, 1951 से अब तक नई कविता आ जाएगी। तो ये चारों कालक्रम हमने देख लिया। देखिए, इसको किसी हम ट्रिक से नहीं याद करेंगे, लेकिन आपको हम कहानी के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि आपको अगर सीक्वेंस याद करना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में द्विवेदी जी आए तो उन्होंने छाया कर दी। छाया यानी कि हमारे साहित्य की छाया कर दी, कह सकते हैं कि भारत में द्विवेदी जी ने साहित्य की छाया कर दी। तो ये सीक्वेंस आपकी बन गई। जब छाया की तो क्या हुआ, प्रगति हुई साहित्य के क्षेत्र में, उसके बाद उस पर प्रयोग किया गया, उसके बाद क्या हुई, नई क्रांति आई है, नई कविता लिखी गई। तो ऐसे भी हम कहानी बना के याद कर सकते हैं। कैसे, एक बार और देख लीजिए, अगर सीक्वेंस आपको याद करना है कि भारत में द्विवेदी जी आए, ओके, भारत में द्विवेदी जी आए, उन्होंने साहित्य की छाया कर दी, छायावाद युग हो गया आपका। और जब छाया कर दी तो इससे क्या हुई, साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई, लोगों ने उस पर प्रयोग किया और एक नई कविता लिखी गई। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, तो ऐसे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम आगे पढ़ते आएंगे आपका आदिकाल, सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट देख ली। अब हम यही एक एक चीज़ें पूरा कंप्लीट करेंगे। यही आपका पूरा हिंदी साहित्य है, यही आपका पूरा हिंदी साहित्य है, बस यही हमें पढ़ना है, और इसी में पूरा साहित्य हमारा है। और इसी को हम, जितने भी वीडियो हमारे बनेंगे, सब वीडियो हम लगभग कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपका एक काल कंप्लीट हो जाए। वैसे हो तो नहीं पाएगा, जैसे आदिकाल आपका एक वीडियो में हो जाएगा, लेकिन भक्तिकाल मुझे नहीं लगता है कि हो जाएगा एक वीडियो में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी कि ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए एक बार ओवरऑल हम और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का कालक्रम या वर्गीकरण हमने किया। नामकरण का श्रेय किसे जाता है कालक्रम के, जॉर्ज ग्रियर्सन को, ये चीज़ याद रखिएगा। और हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है। इन्हीं 4 भागों में हमारा पूरा हिंदी साहित्य है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमने समय सीमा भी देख ली, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपको PDF चाहिए होगी तो हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हम इसमें टेलीग्राम पे डाल देंगे आपके। तो हमने बात की यहाँ पर आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को हम कहते हैं भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल को हम गद्यकाल कहते हैं। और भक्ति काल की बात करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 2 भागों में बांटा था, निर्गुण और सगुण में। और उत्तर मध्यकाल में तो बिहारी जी आए थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आधुनिक काल की हम बात करेंगे तो इसमें आपके सारे युग आ गए। भारत में द्विवेदी जी आए और उन्होंने साहित्य की छाया कर दी, और उससे क्या हुई, प्रगति हुई साहित्य के क्षेत्र में, फिर प्रयोग किया गया, फिर नई कविता लिखी गई। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो जाएगा तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगी पहले कौन सा युग आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। पूर्व मतलब पहले होता है, उत्तर मतलब बाद में होता है, ये याद रखिए, जैसे यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये कालक्रम पूरा समझ में आ गया होगा। ये आपकी पूरी भूमिका हो गई हिंदी साहित्य की, ये मान लीजिए। अब यहीं से आपको एक एक टॉपिक उठा के पढ़ने हैं, और आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन लगाइएगा। और साहित्य आपका हम यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। कोई भी एग्जाम आपका हो, A to Z कोई भी एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है आपकी, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके अगर बाहर गए तो बताइएगा,
ओके, तो इतना विश्वास आप कर सकते हैं। वो चाहे सुपर टेट हो आपका, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट में तो आता नहीं है, सुपर टेट ले सकते हैं, यूपी टेट ले सकते हैं, VDT+B में हो सकता है आपके पूछ ले, KVS अगला आएगा उसमें पूछ सकता है, वीडियो का एग्जाम आने वाला है, RO है, सारी चीज़ें यहीं से आपकी बनती हैं। साहित्य का जो भी पार्ट पूछेगा, और यहाँ से बच्चे अक्सर गलत करते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। व्याकरण तो लोग कर भी लेते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको यूट्यूब पे इतने अच्छे से मिल रही हैं तो प्लीज़ इसका लाभ ज़रूर उठाइए, क्योंकि वैसे भी क्रमानुसार किसी ने इतना यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं, क्योंकि लगभग मैंने सर्च किया था लोगों की वीडियो, तो क्रमानुसार किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर क्रम से मिलेगा और रेगुलर वीडियो मिलेंगी, बस एक दिन थोड़ा मिस हो गया था, तो इन चीज़ों को माफ़ करिएगा थोड़ा सा। और अगर कोई भी आपको सुझाव देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो हम खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।